हे गाइस, स्वागत है आप सभी का केल्विन में। एज वी ऑल नो आवर एमसीक्यू सीरीज इज गोइंग ऑन, जिसके अंदर हम एमसीक्यू कर रहे हैं, असर्शन रीजन कर रहे हैं, केस स्टडीज कर रहे हैं। हाँ, वही कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है और आपका धीरे धीरे फेयर निकलता जा रहा है। आपने 2 चैप्टर्स कर लिए, अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले करेंगे आज उसके एमसीक्यूज। तो चलिए हमारे साथ शुरू हो जाइए एमसीक्यूज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कौन से एनवायरमेंट का एग्जाम्पल है? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि भाई बिजनेस एनवायरमेंट के एलिमेंट्स या डायमेंशंस होती कितनी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की, चलो एक बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की ना एक स्लाइड ही बना लेते हैं अपनी, उससे बार बार हमें देखने में परेशानी नहीं होगी। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपका, बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी 5 डायमेंशंस हैं। कितनी डायमेंशंस हैं? 5 एलिमेंट्स हैं इसके। कौन कौन से? 5 एलिमेंट्स बोल दो, या 5 डायमेंशंस बोल दो, या टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बोल दो, बात वही है। तो 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट। फिर आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर हमारा आ गया इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। फिर आ जाता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। और लास्ट हमारा आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए, कुछ चीजें ना आपको याद रखनी होंगी कि भाई इन एनवायरनमेंट्स में क्या क्या चीज आती है। ठीक है, तो जैसे हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं पैसे की, मनी की। तो इसके अंदर जितना भी पैसे से रिलेटेड काम है आपके देश में जो चल रहा है, वो सब यहाँ आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, किसकी? नेशनल इनकम की। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो वो सब हमारा क्या है में जाएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। हम अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, हम अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, तो ये सब कहाँ चला जाएगा? ये सब आ जाएगा हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? बेसिकली सोशल का मतलब ये यहाँ पर है, ये हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी के अंदर जितने भी कस्टम्स हैं, जितनी भी वैल्यूज, फैशन, रिलीजन, बिलीफ्स, ये सब चीजें कहाँ आ जाएंगी? ये हमारी आ जाती हैं सोशल एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती है अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। आप पहले बुक्स पढ़ते थे, आज आप ई बुक्स पढ़ रहे हैं। पहले आप टिकट जो थे विंडो पर जाकर बुक कराते थे, आज आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पहले आप सीडी, फ्लॉपी ये सब यूज करते थे, आज आप हार्ड डिस्क से भी ऊपर जा चुके हैं, आज आप क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात आती है। अब बात आती है लीगल एनवायरनमेंट की। ये देखिए, यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखना लीगल एनवायरनमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर जितना भी होगा वो सब कहाँ आ जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर की बातचीत जो होती है वो होती है लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये सब कहाँ जाएंगी? कोई गवर्नमेंट ने नया रूल बना दिया कि भाई हेलमेट ना पहनने पे आपका 1000 रुपए का चालान, तो ये सब लीगल एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। बच्चे इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लीगल एंड पॉलिटिकल। तो लीगल एनवायरनमेंट, लॉ एंड ऑर्डर। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बताता है पॉलिटिक्स के बारे में, कि भाई आपके यहाँ पे ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब पॉलिटिक्स। आपके यहाँ पर किस तरह की कौन सी पार्टी है? राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रल विंग, राइट लीनिंग, लेफ्ट लीनिंग, जो जिस तरह की भी पार्टी है। फिर आपके वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, कि भाई सरकार कौन सी है, वो रुक भी रही है या नहीं है, सरकार गिर रही है, उसके रिलेशन कैसे हैं, रिलेशन
विद अदर कंट्रीज, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस पे बहुत असर पड़ता है। रिलेशन विद अदर कंट्रीज आ गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। और आपके भी पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी आ जाएंगे पॉलिटिक्स में। ठीक है जी, तो ये सब आपके कीवर्ड है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के यही पूछेगा कि भाई कौन से टाइप का एनवायरनमेंट है, कौन से टाइप का एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहला आ गया हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो जो पैसे से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जो आप पैसे के लिए करते हैं, जो मनी, नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंस भी लिख लो यहाँ पर, इस तरह की जो भी चीजें होंगी ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जाएंगे। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज जाएगी, सोसाइटी से रिलेटेड कस्टम, वैल्यू, रिलीजन, बिलीफ। टेक्नोलॉजिकल में अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। लीगल एनवायरनमेंट में लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी लॉ, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी गवर्नमेंट ने पास किए। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो है सिगरेट की डिब्बी पे लिख रहा होगा टोबैको इज कैंसरस, टोबैको से कैंसर होता है, तो ये एक ऑर्डर है, रूल है, तो ये कहाँ चला जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स में बात जाएगी। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत करना लीगल और पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स की बात होगी कि भाई इलेक्शन आपके कब है, इलेक्शन की वजह से कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो वो सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 5 तरह के एनवायरनमेंट। चलिए जी, अब इसको ऊपर कर देते हैं। अब इसके बेसिस पे हम अपना काम करेंगे, इस चार्ट को भी देखते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। तो बात क्या हुई है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रूपी। अब देखिए यहाँ पर रूपी की बात हो गई, यानी कि मनी से रिलेटेड बात है। पहले $1 यानी कि $1 70 रुपए का है, अब जो है $1 80 रुपए का हो गया, तो वैल्यू हमारी कम हो गई, हमारे रुपये कमजोर हो गया। तो ये किस चीज में आता है, ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है, तो हमने आपको बताया था मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी एलिमेंट होगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आंसर इज सी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन की बात नहीं। सोशल एनवायरनमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोसाइटी के बारे में बात नहीं, पॉलिटिक्स की बात इसके अंदर करी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऐसे ही बस खाली एक चार्ट से मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन में आपके ठीक करा दूंगा। चलिए, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी वार्निंग कि भाई एक वार्निंग है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ऑन द सिगरेट पैकेट ऑफ एन एग्जांपल। अब हमने आपको क्या बताया था कि भाई किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर पास हो जाए, कोई लॉ पास हो जाए, कोई एक्ट आ जाए, तो ये सब कहाँ जाते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं हमारे, चलिए ये दिखाता हूँ मैं, लीगल एनवायरनमेंट के। लॉ एंड ऑर्डर, एक्ट, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब हमारे हैं लीगल एनवायरनमेंट के पार्ट। ठीक है जी, तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ऑन द सिगरेट पैकेट इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या कोई भी सिगरेट वाला अपने प्रोडक्ट की अपने आप ही कहेगा कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, जब उसको ऊपर से रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको ऑर्डर का पता चला होगा कि आपको अपने पैकेट पर लिखना ही लिखना है, तो तभी तो उसने किया। तो ऊपर से रूल्स रेगुलेशंस जो बने तो उसने उसको फॉलो किया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, कोई सोसाइटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, तो आंसर हो गया हमारा लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है। ई कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ई कॉमर्स का मतलब हो गया एक्सचेंज। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी आपको सामान खरीदना बेचना है ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं मतलब भी बता रहा हूं ई कॉमर्स का,
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन या थ्रू इंटरनेट। ठीक है जी। तो अब पहले हम क्या करते थे, सामान जाकर बाजार से देख करके लेके आते थे। अब आप जो है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आप सामान मंगा लेते हो, ऑनलाइन सामान आपका आ जाता है। तो ये आपकी किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स टुवर्ड ई कॉमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कौन से एनवायरनमेंट का, टेक्नोलॉजी वाले एनवायरनमेंट। कौन सा था हमारा, वो था हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आंसर आ गया हमारा बी, सिंपल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। यानी कि वैल्यूज कहां आती थी, रिलीजन, बिलीव्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सब किसका पार्ट है, ये सब पार्ट है हमारी सोसाइटी का। सोसाइटी में हम ये सब चीजें फॉलो करते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। तो ये सब हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो ये हमारा सब सोशल एनवायरनमेंट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोशल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट, किसी भी तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन की बात नहीं है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कोई भी पॉलिटिक्स की बात ऊपर नहीं हुई, कोई भी पैसे से रिलेटेड बात नहीं हुई। तो आंसर हमारा सिंपल क्या हो गया, सोशल एनवायरनमेंट। अब कैसे पता चला, सिर्फ हमने दो वर्ड देखे, कस्टम एंड बिलीफ। कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। अब जरूरी नहीं बार बार पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे या बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, सिर्फ दो कीवर्ड्स पकड़ते हैं और आंसर वहीं पे कभी डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है हमारा। ठीक, चलिए जी, आंसर हमारा आ गया सी, सोशल एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्या कहता है, बुकिंग ऑफ रेलवे एंड एयर टिकट्स थ्रू इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, पहले मैंने बोला था, पहले आप जाते थे विंडो पर जाकर के लाइन में लग के आप टिकट बुक कराते थे। अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। अब सिनेरियो क्या चेंज हो गया, आप अपने घर बैठते हैं आराम से, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, और वहां से इंटरनेट पे जाते हैं और भैया IRCTC की साइट पे जाओ और वहां से आप अपना ट्रेन का बुक करा लो। कोई और सा प्लेटफॉर्म खोलोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपके इंटरनेट के थ्रू आपको फ्लाइट्स भी देते हैं। अब ये जो है, ये क्या है, ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ कि आप जो है अपने घर बैठ करके टिकट्स बुक कराते हो, अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हो कई महीनों तक की कि भाई अवेलेबल होगा या नहीं। पहले क्या होता था, विंडो पे जाओ, उसे झिक झिक करो, सर तब का बता दो, तब का बता दो, तब का बता दो, तब तक वो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी हमें। आज आपके लिए भी एक एग्जाम्पल है, पहले आप जाते थे ऑफलाइन क्लासेस में, अपना पूरा टाइम लगा करके तैयार होकर के आना जाना, उसमें खर्चा। बट आज क्या है, आप अपने घर पे बैठे हुए आराम से कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी ने आपको और आपके टीचर को एक जगह एक साथ मिला दिया, और उसके लिए एक जगह प्रेजेंट दोनों का होना जरूरी नहीं होता। ये हुआ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं टिकट्स की, टिकट बुक कर रहे हैं हम इंटरनेट के थ्रू, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा टेक्नोलॉजी का। तो आंसर हमारा हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट की ओर। अब जैसे मैं कहूं, विप्रो डिसाइड्स टू ओपन अ स्कूल for lesser privileged children is an example of dash environment। अब देखो, हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी सोसाइटी की। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक विप्रो है कंपनी जो बहुत ज्यादा आपकी डोनेट वगैरह करती है, बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है अजीम प्रेम जी। तो उनकी कंपनी, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो लेस प्रिविलेज बच्चे हैं, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल खोला जाए, उनके लिए स्कूल खोला जाए और उनको पढ़ाई का अवसर दिया जाए। तो ये जो सोसाइटी में, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा लोग क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसा करना इज दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप पूछोगे कि भाई ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखो,
वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, our organization is in the society, our organization is taking the raw material or resources from the society and we are selling our products into the society. तो हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसी सोसाइटी में वहीं से हमारी रिसोर्सेज आ रही हैं, फिर इन द एंड उन्हीं को हम सामान बेच रहे हैं। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी से इतना कुछ लिया है तो हम उनको कुछ दे भी तो। अब ऐसा थोड़ी सारे का सारा प्रॉफिट हम अपने पास ही रख लेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट का पार्ट आप सोसाइटी के ऊपर भी खर्च करिए। आपने देखा होगा बहुत सारे पार्क्स डेवलप होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स डेवलप होते हैं जो फ्री चलते हैं। आप पार्क में जाके बैठिए तो बेंचेस पड़ी रहती हैं, आप कभी कंपनी के आसपास से निकलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, नीचे लिखा होता है दिस ये वाली कंपनी ने पौधे लगाए, ये वाली कंपनी ने, तो दिस इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही ये सब लेस प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन देना, विमेन एम्पावरमेंट की बात करना, मार्जिनलाइज सेक्शन में एजुकेशन प्रोवाइड करना, भूखों को खाना देना, एक मील का एक प्रोसेस चलाना पूरी, तो ये सब किसका पार्ट है? ये पार्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब देखो ये बात हो गई सोशल की, तो ये हमारे यहाँ पर आ गया सोसाइटी। तो उसने एक स्कूल खोला है किस लिए? गरीब बच्चों के लिए, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? देखो यहाँ पर पैसे की कहीं ना कहीं बात नहीं आई है, तो लेसर प्रिविलेज के लिए तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खत्म। पॉलिटिक्स की बात नहीं तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात हुई नहीं है ना, तो इस वाली स्टेटमेंट में तो ये भी खत्म हो गया, इकोनॉमिक भी खत्म हो गया। लीगल, क्या कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर आपको दिखा? लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, लॉ एंड ऑर्डर भी आपका खत्म हो गया। तो सोशल एनवायरनमेंट हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी, चलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आंसर है डी। 7th पे आ जाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन दी नेशनल इनकम। अब देखो पकड़ते ही हमने क्या, नेशनल इनकम मतलब किससे बात कर रहे हैं? मनी से रिलेटेड। नेशनल इनकम इज द एग्जाम्पल ऑफ, नेशनल इनकम में घटना और बढ़ना कैसे एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। अब जरा इस पे आ जाते हैं अपने चार्ट पे, हमने एक चार्ट बनाया था, सबसे पहले ही दिख रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है मनी से रिलेटेड। मनी से रिलेटेड जो होता है वो होता है नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंस। तो जो भी मनी से रिलेटेड बात है तो वो कहाँ जाती है हमारी? वो हमारी जाती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। अब ये जैसे यहाँ पे नेशनल इनकम है, अब इसकी जगह भले से जीडीपी होता, भले से फाइनेंस होता, है ना, कुछ भी चीज होती है यहाँ पर, इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, जितने भी पैसा, जो चीज हमारे किस पे इफेक्ट करेगी, जो चीज हमारे फाइनेंस या मनी पे इफेक्ट करेगी, वो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो आंसर हमने नेशनल इनकम देखते ही लगा दिया, सीधे का सीधा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल की कोई बात नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, सोसाइटी की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है? नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम रिलेटेड टू मनी। नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम जो होता है वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इसको बस यही छोड़ देते हैं। ठीक, तो आंसर हमारा हो गया क्या? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आंसर इज सी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूछ रहा है वो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है? हमने आपको पहले ही बताया है, मनी से रिलेटेड, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? लाइक नेशनल इनकम आ गया भाई हमारा इसके अंदर जीडीपी आ गया, जीडीपी आ गया, हमारा फाइनेंस आ गया, हमारा लोन आ गया, हमारा इंटरेस्ट की बात अगर हम करने लग जाए, यहाँ पर हम अगर बात करने लग जाएं फॉरेन एक्सचेंज की रेट की, फॉरेक्स रेट की बात करने लग जाएं, डॉलर्स की बात करने लग जाएं, तो ये सब किसका पार्ट हो जाता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो अब जरा चेक करते हैं इनमें से कौन सा जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि ये किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से रिलेटेड है। तो सोसाइटी से रिलेटेड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर गया। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अब ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है तो ये किसकी बात कर रहा है? टेक्नोलॉजी की, तो ये जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, सिंपल। ठीक है जी। इजी फाइनेंस स्कीम,
इजी फाइनेंस स्कीम। अब बात देखो यहाँ पर फिर फाइनेंस की करने लगा, यानी कि पैसे की बात करने लगा। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट तो जाएगा नहीं, तो कौन सा चला जाएगा, इजी फाइनेंस स्कीम, यानी कि मनी से रिलेटेड। देखो आपने शायद यहाँ लिखा भी होगा, ये रहा ना, हमने बनाया था। तो ये देखो फाइनेंस, पैसा, लोन, इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, ये सब चीजें कहाँ आती हैं, ये आती है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो मनी जो है यहाँ हमारी आ गई इजी फाइनेंस स्कीम, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, इजी फाइनेंस स्कीम वाला इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, इजी फाइनेंस स्कीम। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्स द कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। कहने का मतलब क्या है, कौन सा इनमें से ऐसी चीज है जो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस, जो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शेक कर देता है, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, शेक कर देता है, हिला देता है। ये क्या होता है, कौन सी चीजों की वजह से। अब आपको पता है, अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं वहां पे स्टाफ में बड़ी लड़ाई है, तो मैं कहूंगा यार ये तो कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैं देखूंगा कि भाई ये कंपनी बड़ी इलीगल काम कर रही है, तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ यार इसकी कंपनी के शेयर जो है वो लगातार डूबते जा रहे हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि किन किन वजहों से हम जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाएगा कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा डालना ठीक नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहला है पॉइंट, न्यू इनोवेशंस। देखो न्यू इनोवेशंस का मतलब क्या है, न्यू इनोवेशन का मतलब कोई भी नई चीज को अडॉप्ट करना। तो अगर कोई कंपनी नई चीजों को अडॉप्ट कर रही है, नई चीजों का क्रिएशन कर रही है, कोई भी चीज में नए नए इनोवेशन कर रही है, तो वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो इससे तो हमारा शेक नहीं होगा कॉन्फिडेंस, तो न्यू इनोवेशन इज नॉट द आंसर। बात करते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता तो यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्थिर है, पॉलिटिक्स स्थिर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन यहां पर क्या वर्ड है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यानी कि कभी कोई सरकार आ रही है, कभी ए आ रही है गवर्नमेंट, कभी बी आ रही है, कभी सी आ रही है, तो उससे दिक्कत है। और आपस में जो गवर्नमेंट है उसके अंदर राइवलरी हो रही है, बहुत ज्यादा राइवल्स हैं, और माहौल भी जो है आपके देश का बहुत ज्यादा खराब हो रहा है ड्यू टू दी पॉलिटिक्स। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो आप बताइए, अगर मैं चाहूं कि मैं आज किसी एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करूं जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पर जैसे मान लेते हैं कोई एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है आपस में लोगों की, गवर्नमेंट भी एक दूसरे के साथ में लड़ रही है, तो क्या आप वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, क्या आप वहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भाई देखो अगर शॉर्ट टर्म में मैं पैसा कमा पाऊं तो कमा पाऊं, लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान हो सकता है। तो हम ये सारी चीजें देखते हुए पूरे एनवायरनमेंट को, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ये सब एनवायरनमेंट को देखते हुए आप तभी इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाएगा, वो धीमा पड़ जाएगा, कम हो जाएगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। नहीं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट तो अच्छी बात है, अगर कोई आदमी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है इसका मतलब वो हमारा पैसे का सही यूज कर रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में हुआ है क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव हो रहा है। चेंज इन प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स, चेंज इन प्रेफरेंस इन कस्टमर्स, कस्टमर्स के प्रेफरेंस में चेंजेस की वजह से भी कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। देखो जब लोग कस्टमर्स चेंज प्रेफर करेंगे तभी तो कंपनी नए नए आइटम्स बनाएगी, अगर चेंज ही प्रेफर नहीं करेंगे तो एक ही तरह का बोरिंग सा आइटम चलता रहेगा। जब चेंज प्रेफरेंस करेंगे तभी कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगी, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे उतनी आपकी ब्रांड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, आंसर इज दी बी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका शेक हो जाता है कॉन्फिडेंस, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कंपनी में से। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पर
आंसर गलत आ रहा है, आंसर है हमारा बी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है जी, आंसर को ठीक कर लेना, आंसर है हमारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ऊटी, एक ऊटी तमिलनाडु में है और वो हिल स्टेशन भी है, ऊटी हिल स्टेशन इन तमिलनाडु बैंड द सेल ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स कंसिडरिंग इट्स नेगेटिव यहां पर इंपैक्ट होगा, इट्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट डैश एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। ऊटी एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु के अंदर, उसने बैन कर दिया क्या, सेल ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। अब देखो यहां पर उसने बैन किया है, यानी कि ये एक नए तरह का ऑर्डर उसने दे दिया। उसने ऑर्डर क्या दिया कि भाई जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको कोई यूज नहीं करेगा, कह सकते हैं पॉलीथीन, कैरी बैग, उसने उसका यूज बंद कर दिया। क्योंकि किस वजह से, उसके बैड इफेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट पे। तो अब ये जो ऑर्डर आया बैन करने का, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक नया ऑर्डर है, अच्छा खासा कोई चीज चल रही है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसको बैन कर दो। तो ये कौन से एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है, जरा देखते हैं। लीगल में जरा देखें आप क्या आता है, कोई भी लॉ ऑर्डर, कोई भी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, वो सब कहाँ जाते हैं, हमारे लीगल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग चीज चल रही थी, उसको हमने बैन कर दिया, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है किसी चीज को बंद करना, ये एग्जाम्पल है हमारा लॉ एंड ऑर्डर का। तो लॉ एंड ऑर्डर में हम कहाँ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा जाता है लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा, क्या, लीगल एनवायरनमेंट है कहीं पे, हाँ जी, लीगल एनवायरनमेंट गिवन है आंसर, आंसर इज बी, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक, चलिए अब देखिए, मैं ये सब पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ हर एग्जाम्पल में, क्योंकि हमने पहले ही एक ऐसा चार्ट बना लिया जिसमें मैक्सिमम हमें कोई चीज की ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स आर यूजिंग सोशल मीडिया, जो आप भी लोग चलाते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, वो सब चीजें, टू प्रोमोट देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आजकल मैक्सिमम जो बिजनेस फर्म्स हैं वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड। अब देखो पहले क्या होता था, पहले लोग जो थे वो न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, फिर उसके बाद थोड़ा और अच्छा हुआ तो पैम्फलेट्स वगैरह छपवाने लगे, फिर और अच्छा हुआ तो फिर आपने क्या किया, आप टीवी वगैरह पे ऐड देने लगे। बट अब जो है ये इन चीज़ों से जो यूथ है हमारा, जो यंग जनरेशन है, इन चीज़ों से बड़ा दूर होता जा रहा है। अब उसके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, तो और वो मोबाइल में चलाता क्या है, सोशल मीडिया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, आप टीवी पर आए, रेडियो पर आए, अब जो है आप कहाँ पर हैं, अब आप सोशल मीडिया पे, आप अपने कस्टमर को वहीं पर रीच कर रहे हैं जहाँ पे वो अवेलेबल है। आदमी बहुत ज्यादा देर अपने रोज के रोज सोशल मीडिया चलाता है, तो आप उसको वहां पकड़ते हैं जाके कि जहां वो अवेलेबल है। पहले वो टीवी के सामने बैठता था तो आप टीवी पे अपना ऐड चला देते थे, रेडियो सुना उसने तो आपने रेडियो पे चलाया, अब सोशल मीडिया पे गया तो आप अपना ऐड सोशल मीडिया पे लेके पहुंच गए। दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो ये जो बात करें अगर हम टेक्नोलॉजी की, ये टीवी लिखा है, ये टेक्नोलॉजी की, तो ये टेक्नोलॉजी कौन से एनवायरनमेंट में आता है, टेक्नोलॉजी हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। तो उसने यही तो पूछा है, बिजनेस फर्म्स जो है ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड, कौन सा डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पर हाईलाइट हुआ है, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल। बात सिंपल है, बात जब टेक्नोलॉजी की उसने कर दी, बात जब टेक्नोलॉजी की कर दी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कभी कभी आ जाती है बात कि हो सकता है कोई और भी एनवायरनमेंट हो, आपको हो सकता है यहाँ पर कोई भी एनवायरनमेंट लग रहा हो, लेकिन अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आपको प्राइमरी एग्जाम्पल लेना होता है। ये एग्जाम्पल जैसे ये सोशल मीडिया यूज करने का कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा टेक्नोलॉजिकल। इसके बाद भी अगर जैसे आपको लगता है कि यार ये तो पैसे से पैसा भी बढ़ेगा उसके अंदर, बट पैसा बढ़ने से पहले ये एग्जाम्पल किसका है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। तो इस बात को ध्यान रखना है कि भाई आपको बेस्ट सूटेड चॉइस करनी है, सेकेंडरी नहीं।
प्राइमरी आपका इस सब चीजों से ध्यान किस पे जाता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। और देखो हमने आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर हमने सब आपको बता दिए हैं। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है हमारा सी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अ शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम फ्राइड स्नैक्स टू रोस्टेड स्नैक्स हैज बीन वेलकम एज एन अपॉर्चुनिटी बाय द रोस्टेड स्नैक्स। ठीक है, while fried snacks company takes it as a threat, which feature of business environment is being highlighted? ये कहता है कि a shift from fried snacks to roasted snacks, लोग पहले फ्राइड खाना पसंद करते थे चीजों को, अब क्या है, बिकॉज ऑफ द हेल्थ वो कहते हैं कि भाई रोस्टेड, हम रोस्टेड खाएंगे बिकॉज ऑफ द हेल्थ, क्योंकि इसके अंदर तेल नहीं होता, फ्राइड में डीप फ्राई चीज हो जाती है, तो वो आपके लिए हेल्थ के नुकसान है। तो अब लोग जो है फ्राइड को कंजम्पशन नहीं कर रहे, अब जो है रोस्टेड का कंजम्पशन कर रहे हैं। अब बात क्या है, अब देखो, अब फ्राइड जब लोग नहीं खा रहे तो इसकी सेल्स जो है वो नीचे चली जाएगी, और जब रोस्ट खा रहे हैं तो इसकी सेल्स जो है ऊपर चली जाएगी। तो इस मीन्स एक चीज का होना, एक चीज का होना इसके लिए तो नेगेटिव हो गया है ना भाई, अगर लोग फ्राइड कम कर देंगे तो इसके लिए ये गलत है, नेगेटिव है, बट इसके लिए ये चीज पॉजिटिव है। तो एक बंदे के लिए कोई चीज पॉजिटिव होती है और एक बंदे के लिए नेगेटिव होती है, तो इसको क्या कहते हैं, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर। तो यहाँ पर यही तो बताया गया है कि एक के लिए नेगेटिव चीज है वही चीज और एक के लिए पॉजिटिव चीज है। ठीक है, जैसे कंपनी, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब पैक्ड जूस नहीं बिकेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजर्वेटिव होता है। तो अब ये पैक्ड जूस बनाने वालों के लिए तो थ्रेट है, उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है, बट अब जो लोग ओरिजिनल जूस शॉप्स पे डायरेक्ट सामने निकाल करके बेचते थे उनके लिए बड़े पॉजिटिव पॉइंट है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हमेशा कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक के लिए वो चीज अच्छी होगी और एक के लिए वो चीज बुरी होगी। जब कॉइन उछलता है एक के लिए हेड्स अच्छा है, एक के लिए हेड्स बेकार है, एक के लिए टेल अच्छा है और एक के लिए टेल बेकार है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी मतलब एक के लिए नेगेटिव एक के लिए पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी। तो आंसर हमारा है डी, रिलेटिविटी। बट ऑप्शन इसके अंदर 4 दे रखे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स है ये चारों। बिजनेस एनवायरनमेंट, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सडन है, कोई भी चीज कभी भी आ सकती है। अब किसको पता था कि एक दिन आएगा ऐसा कि सब चीजें बंद हो जाएंगी, एक पेंडेमिक ऐसा आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये बहुत ज्यादा दिमाग का काम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हार्ड है ये, आप इसको एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक का मतलब होता है बड़ा ये फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ज्यादा चेंजिंग है, ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। तो ये, और रिलेटिविटी का मतलब किसी के लिए वो चीज अच्छी है और किसी के लिए वो चीज बुरी है, एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव। ठीक है जी, तो हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी चीज अगर खुलती है बंद होती है तो एक आदमी का फायदा होता है एक आदमी का नुकसान होता है, एक आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है और एक आदमी के लिए वो थ्रेट होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब एक के लिए अच्छा एक के लिए बुरा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर आ गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करेक्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज। अब देखो हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही, हमने क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, पहले अपने दिमाग में अपनी पिक्चर बना लेते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमने आपको क्या बताया था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमने आपको बताया था कि भाई हमारी पॉलिटिक्स, ये देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, रिलेशन विद अदर कंट्रीज और पॉलिटिशियंस के बारे में हमने ये सब आपको बताया था। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, पॉलिटिक्स आ गई इसके अंदर, और रिलेशन विद अदर कंट्रीज, रिलेशन विद अदर कंट्रीज के भाई हमारे जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं बट किसी कंट्री के साथ खराब भी है, तो ये हमारे किस चीज पे असर पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा। और अगर आपका पॉलिटिशियन दोस्त है तो आपकी बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल भी। पॉलिटिशियंस
अंडरस्टैंडिंग। और एक बात बताऊं, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट के लोग या कोई पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तब भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप जिस एरिया में काम करते हैं और आपका पॉलिटिशियन वहां पर राइवल है, तब भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो सारी पॉलिटिक्स के बारे में जितनी बात होती है तो वो कहाँ जाती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले कस्टम्स। कस्टम्स कहाँ जाएंगे, कस्टम्स हमारे आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर। अब देखो भाई, हमने ये देखो सोसाइटी के अंदर क्या क्या डाला है, कस्टम, वैल्यूज, रिलीजन, बिलीफ, ये सब आ गया हमारा इसके अंदर। कॉन्टिन्यूअस इनोवेशंस। अब देखो इनोवेशंस कहाँ पे जा रहे हैं, इनोवेशंस हमारे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये चीज जो है, ये चीज कहां से आ गई, ये चीज मनी से रिलेटेड है। मनी से रिलेटेड है तो कहां जाएगी, मनी से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जाएगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर चली गई। लास्ट क्या बचता है, नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, कि भाई आपके यहाँ पे किस तरह की लीडरशिप है, डेमोक्रेसी है, ये सब चीजें कहाँ जाती है हमारी, ये सब जाती है हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। उसने खुद ही कह दिया पॉलिटिकल लीडरशिप। तो आंसर हमारा सिंपली कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। आंसर इज डी। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मारुति उद्योग became the leader in small car market because it was the first to recognize the need for a small car. Which importance of business environment is highlighted in the above case? इस केस में कौन सा सही बात है, तो बात है हमारी, हमने एक चीज आपको पढ़ाई थी, SWOT एनालिसिस। इसी के बेस पे मैक्सिमम इंपॉर्टेंस आता है। SWOT एनालिसिस क्या कहता है, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज और T फॉर हमारे हो जाते हैं थ्रेट्स। तो अब इसका मकसद क्या है इस SWOT एनालिसिस का, बेसिकली SWOT एनालिसिस में क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ देखते हैं कि भाई क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट कौन कौन सा काम कर सकते हैं, तो ये सब हमारी स्ट्रेंथ होती है। फिर हम अपनी वीकनेस देख सकते हैं, वीकनेस देखते हैं कि भाई कौन कौन सी हमारी वीकनेस है, क्या क्या हमारे पास हमारे लिए परेशानियां हैं, हमारे पास क्या मशीन कम है, क्या हमारे पास जगह नहीं है बनाने की, तो उसको बोलते हैं वीकनेसेस। फिर देखते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ऐप था जूम ऐप। जब आपने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया पेंडेमिक में, तो वो एक जो था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप था। फिर उसने जब देखा कि भाई बच्चे इसको यूज करने लगे, टीचर्स इसको यूज करने लगे, तो उसने अपनी ऐप को, पहले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता था, अब उसने अपनी ऐप को इतना कंपेटेबल बनाया कि भाई नॉर्मल एक बच्चा भी आराम से उसको यूज कर सके। तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज। आपने देखा कि भाई कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूं, क्या कैसे मैं कोई नया प्रोडक्ट ला सकता हूं, लोगों की डिमांड क्या है, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज। और टी फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। थ्रेट्स का मतलब खतरा, बाहर वालों से क्या खतरा है, आपके कॉम्पिटिटर से आपको क्या खतरा है, आपकी गवर्नमेंट से आपको कोई खतरा है। अगर आपने कोई गलत चीज बनाई है तो आपकी गवर्नमेंट से हमेशा आपको खतरा रहेगा। कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो उस एरिया में बैन है, तो आपको उस चीज से खतरा रहेगा। तो SWOT एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रिस्क जो है उसको कम कर लेंगे। आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, बट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। यू कांट जीरो द रिस्क, यू कांट एलिमिनेट द रिस्क, बट यू कैन रिड्यूस द रिस्क। आप रिस्क को कम कर सकते हैं अपने बिजनेस से, और जिस बिजनेस में रिस्क होता है उस बिजनेस में ही मजा आता है करने में, उसमें ही प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो पूछा गया है कि भाई मारुति उद्योग ने सबसे पहला जो देखा कि भाई स्मॉल कार की नीड को फील किया, तो ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, जब कोई आदमी किसी भी चीज को फील करता है कि भाई मुझे जो है, जैसे आज अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बहुत जरूरत है। अगर किसी कंपनी ने 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक निकाल दिया और लेकिन उसके दाम कम होने चाहिए, तो वो पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकता है। इससे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। जो सबसे पहले चीज आती है उसको बोलते हैं
फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो लेके आता है। तो अब इसमें से देखना है कि भाई स्मॉल कार की उसने नीड को आइडेंटिफाई किया और पहला था वो जो आया स्मॉल कार लेकर के मारुति उद्योग। तो इसमें कौन सा है, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, नहीं, यहाँ पर टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज की बात नहीं कही गई है। हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस की भी बात नहीं की गई है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देखो वही बात हो गई कि उसने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी, भाई एक लोग ऐसी कार की डिमांड कर रहे हैं जो कॉम्पैक्ट हो, छोटी कार हो, जिसमें पूरी फैमिली बैठ करके जा सके, और उसने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की और उस कार को लॉन्च कर दिया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो शॉर्ट एनालिसिस का फायदा यही होता है कि आपको, शॉर्ट एनालिसिस का फायदा क्या हुआ कि आपको जो है भाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स अपने पता चल जाते हैं। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द ट्रेड यूनियन एक्ट। अब देखो एक कोई एक्ट है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमने क्या कहा था आपसे, कोई भी एक्ट हो, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी लॉ, एक्ट, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब किसका पार्ट होते हैं, ये सब हमारा पार्ट होता है लीगल एनवायरनमेंट का। यकीन ना है तो आप देख लो, लीगल एनवायरनमेंट में लॉ, ऑर्डर, एक्ट, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यही सब तो लिखवाए थे हमने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा पहले ही जो है लीगल एनवायरनमेंट। कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं की, क्योंकि एक्ट वगैरह पॉलिटिशियंस नहीं बनाते, सोसाइटी की बात नहीं की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात नहीं की। तो आंसर हमारा सिंपल हो गया लीगल एनवायरनमेंट। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ई बुक्स। ई बुक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो आप पढ़ते हैं किंडल वगैरह पे, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो ये सब होती हैं उनको बोला जाता है ई बुक्स। तो ये किसका एग्जाम्पल है, देखो भाई आप पहले लोग बुक्स पढ़ते थे, जो फिजिकल बुक्स होती थी, पन्ने पलटते थे उनके, उसमें से खुशबू आती थी, वो सब होता था। अब क्या है, धीरे धीरे हम कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, ई बुक्स की तरफ। हम फिजिकल को छोड़ करके ई बुक्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अवेलेबिलिटी ऑफ ई बुक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्योंकि इसका जो ट्रांसफर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि हमने जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड ले लिया, टेक्नोलॉजिकल हम अपग्रेड हो गए। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये भी गलत पॉप हो रहा है आंसर, आंसर है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कंडीशंस इन बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशन हमेशा चेंज रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, थोड़ी देर में चेंज होती रहती है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड। अब हमने आपको एक बात बताई थी, जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का एनवायरनमेंट, वो कैसा है, वो फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल है यानी कि डायनामिक है, वो चेंजिंग है, ना कि वो स्टैटिक। अगर वो स्टैटिक होगा तो सभी लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है, चेंजिंग है, डायनेमिक है, इसी वजह से वो क्या है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप एग्जैक्ट नहीं लगा सकते कि क्या होगा, आप बस खाली एक क्यास लगा सकते हैं, एक तुक्का मार सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कौन सी फीचर को दर्शाता है, चेंजिंग का मतलब फ्लेक्सिबल, वो रिजिड नहीं है, स्टैटिक नहीं है। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, रिलेटिविटी नहीं, आंसर हो जाएगा डायनेमिक। अब इन चीजों का मतलब क्या होता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी कुछ है, एक आपकी बाउंड्री से बाहर भी एक दुनिया है।
इसके अंदर बहुत सारे एनवायरनमेंट आ जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सब एनवायरनमेंट आ जाते हैं। ये सब बाहर की चीजें, आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये आपका इनके ऊपर कोई बस नहीं है। गवर्नमेंट कल कौन सा नया रूल ले आए, आपके उसके ऊपर कोई बस नहीं है। तो इसको बोलते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये बहुत ज्यादा जटिल है, हार्ड है, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। रिलेटिविटी का मतलब एक बंदे के लिए कोई चीज पॉजिटिव होती है, एक बंदे के लिए नेगेटिव होती है। एग्जाम्पल हमने एक प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि भाई जिसमें जैसे कि फ्राइड लोगों ने प्रमोट के खाना शुरू किया, तो सॉरी फ्राइड छोड़ा तो फ्राइड की सेल्स कम हो गई, बट रोस्ट खा रहे हैं उसकी जगह पे रोस्ट की सेल बढ़ गई। तो एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए नेगेटिव, वो होता है हमारा, एक के लिए अपॉर्चुनिटी और एक के लिए थ्रेट, वो होता है हमारा रिलेटिविटी। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, डायनेमिक का मतलब हमने आपको समझा दिया, चेंजिंग या फिर फ्लेक्सिबल। तो इसमें कौन सी बात कही गई है, द कंडीशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये कौन सा, ये क्या है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो डायनेमिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक। वो कह रहा है कि जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कहाँ आती है, वो आती है हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। कोई भी इनोवेशन वगैरह कहाँ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये वाली बात इसने ठीक कही। अगली पढ़ते हैं, कि अगली भी ठीक है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विथ फॉरेन कंट्रीज इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब ये कह रहा है कि भाई इंडिया के संबंध यूएसए के साथ कैसे हैं, बड़े अच्छे हैं। इंडिया के संबंध यूएसए के साथ बड़े अच्छे हैं। तो ये किसका पार्ट है, एक आपके, और किसी देश के साथ बुरे भी हो सकते हैं, किसी के साथ अच्छे। तो अगर ये अच्छे हैं तो इसकी वजह से हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो बिजनेस खुला रहेगा। तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विथ फॉरेन कंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ कौन सा एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यही लिखा था, हाँ जी हमने यही लिखा था, रिलेशन विद अदर कंट्रीज हमारा कहाँ जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तो बात ये वाली भी ठीक हो गई। अरे अब यहाँ तो दो आंसर ठीक हो गए। सी पढ़ लेते हैं, बोथ ए एंड बी, चलो सही है, बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो सकता है। ट्रेडिशंस लाइक सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो अब यहाँ पर किसकी बात की है, ट्रेडिशन की बात की है। तो ट्रेडिशन किसका पार्ट है, सोसाइटी का। तो सोसाइटी का मतलब सोशल एनवायरनमेंट, बट यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेडिशंस किसके पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं, वो तो सोशल का पार्ट है। तो ये वाला आंसर हो गई नहीं। तो आंसर हमारा ए और बी दोनों ठीक है। सी पे लिखा है बोथ ए एंड बी, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमने आपको बताया था जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जिसमें हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर आपका नेचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस, फिर उसके बाद आपके रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, आपके पॉलिटिकल पार्टी के रिलेशन विद अदर कंट्रीज, उनका इन्फ्लुएंस आपके बिजनेस के अंदर, ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, चलें पढ़ते हैं। फैमिली कस्टम्स, रिलीजन्स एक्सेट्रा। अब ये हमने कहाँ बताया था, जो रिलीजन की बात है, कोई कस्टम की बात है, कोई वैल्यू की बात है, तो ये सब कहाँ जाता है, ये सब हमारा जाता है सोशल एनवायरनमेंट में। कहाँ जाता है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल एंड एयर टिकट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिजर्वेशन ऑफिस, यानी कि आप कहाँ से बुक करा रहे हैं, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो बुक करा रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो ये चीज किस में आ जाएगी हमारी, ये चीज हमारी आ जाएगी सिंपल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क, एक जैसा पे करना मेल और फीमेल वर्कर को
ये कहाँ आएगा, ये दो जगह पे आ सकता है। इक्वल पे यहाँ पे की बात हो गई तो ये एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी हो गया। और ठीक है, तो ये चीज नहीं आएगी। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, हमारे देश के संबंध दूसरे कंट्री के साथ कैसे हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है शायद, रिलेशन विद अदर कंट्रीज, रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो आंसर हमारा सिंपल डी हो जाएगा। क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है कि हमारे संबंध दूसरे देश के साथ कैसे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सिंपल हो गया डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बिजनेस। अब देखिए बात यहाँ पे क्या आई, जीएसटी क्या है, इज अ पार्ट ऑफ, जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो उसका आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट हुआ, इसका आपके बिजनेस पर क्या इफेक्ट हुआ, ये किस चीज का पार्ट है और किस चीज का एग्जाम्पल है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से किसी का बिजनेस ऊपर गया, किसी का बिजनेस नीचे आया, यानी कि जब बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा तो आपके मनी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये किस चीज का पार्ट हो जाता है, ये हमारा पार्ट हो जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ये आएगा तो किसी और भी एनवायरनमेंट में आ सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको लेना इसको कहां पर है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये लीगल में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का नया रूल ही तो है, तो ये लीगल में भी आ सकता है। बट इस क्वेश्चन में कहीं पे लीगल नहीं दे रखा, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दे रखा है, तो आंसर ये होगा। तो सबसे बेस्ट इसका होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट हो सकता है, बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल भी नहीं, सोशल भी नहीं, तो आंसर हो गया हमारा बी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट की नहीं है। चल के पढ़ के देखते हैं। अनसर्टेनिटी, क्या अनसर्टेनिटी, हाँ जी अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है, अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन है वो। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी भी हमने आपको बताया था कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही चीज अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगी और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही चीज एक थ्रेट की तरह काम करेगी। एक के लिए अपॉर्चुनिटी और एक के लिए थ्रेट, एक के लिए पॉजिटिव हो गई, एक के लिए नेगेटिव हो गई। एम्प्लॉयज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये कुछ समझ नहीं आया तो इसको रोक लेते हैं, अभी आगे और पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ जी बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स तो बहुत है, बिकॉज इट इज कंसर्न विद द इंटर रिलेटेड थिंग्स। ये इंटर रिलेटेड थिंग्स है, एक चीज को देखोगे तो वो किसी चीज से कनेक्ट है, वो किसी चीज से, वो किसी चीज से, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका एग्जाम्पल है, ये कैरेक्टराइज। लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा, आंसर नंबर सी, एम्प्लॉयज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई। अब हमने आपको बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको क्या करना होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको स्वॉट एनालिसिस करना होता है। एस फॉर स्ट्रेंथ्स, W for weakness, O for opportunities और T for threats। ये सब आपको एनालाइज करने होते हैं, ये सब आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसको बोलते हैं। और एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है, अपनी वीकनेसेस को देखना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना है, अपने थ्रेट्स को देखना है। तो स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई
अपॉर्चुनिटीज, हाँ जी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थ्रेट, हाँ जी थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो लिखा है अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस। अगर यहाँ पे ये चीजें होती तो वो भी हो जाता, तो बोथ ए एंड बी। आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज को भी स्कैन करना है और थ्रेट्स को भी स्कैन करना है। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी। आंसर भी वही हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा फ्लॉपी टू सीडी टू डीवीडी टू पेन ड्राइव टू हार्ड डिस्क टू क्लाउड स्टोरेज इज द एग्जांपल ऑफ। नहीं समझ आया क्वेश्चन? चलिए मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप पहले फ्लॉपी यूज करते थे, शायद आपने देखी भी ना हो। फिर उसके बाद आप जो थे सीडी पे आ गए। सीडी के अंदर केवल 700 MB स्टोरेज हो सकती थी और एक बार स्टोर हो गया तो उसको डिलीट भी नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद हम डीवीडी पे आए। डीवीडी के अंदर 1 से 1.5 GB का स्टोरेज होता था और ये रीडेबल राइटेबल भी होती थी कि इसको डिलीट भी कर सकते थे। फिर उसके बाद हम अपनी पेन ड्राइव पे आए। जमाना चेंज होता गया तो हम यहाँ पर आ गए। फिर हमने भैया हार्ड डिस्क लेनी शुरू कर दी कि अब हमारे पास हार्ड डिस्क रहती है। अब उससे भी आगे निकल गए कि अब हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क भी कैरी नहीं करते हैं, हम अपना डेटा कहाँ रखते हैं, हमने अपनी क्लाउड स्टोरेज ले रखी है, हम अपना डेटा वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं पे दुनिया में बैठो क्लाउड स्टोरेज से जाके अपने डेटा को ऑपरेट कर लो आप। तो वो पूछ रहा है इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है कि भाई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली गई और आप जो है उससे अपग्रेडेशन के साथ साथ आपने अपनी चीजों को चेंज करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अपग्रेडेशन। तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जिसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्या बोला जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर लीगल एनवायरनमेंट की बात नहीं, क्योंकि कोई भी हमने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बात नहीं की। बात की है हमने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, आंसर यही हो जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट, कोई भी हमने सोसाइटी से रिलेटेड बात नहीं की, रिलीजन, बिलीफ, कस्टम। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कोई भी हमने पॉलिटिक्स की अकॉर्डिंग भी बात नहीं की। तो आंसर हमारा सिंपल क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आंसर इज बी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिजिड, पहले ही गलत हो गया। हमने आपको क्या बताया था, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिजिड नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तभी तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। अगर ये रिजिड होता तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता था कि भाई 4 दिन बाद क्या होने वाला है, तो कोई भी उसको प्रेडिक्ट कर लेता। क्योंकि ये जो है डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो पहले ही गलत हो गया। तो एक तो फीचर ये नहीं है, रिजिड हमारा फीचर नहीं है। डायनेमिक, हाँ जी डायनेमिक है। रिलेटिव, डायनेमिक का हमने आपको बता दिया, यानी कि फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा चेंजिंग है। फिर क्या कहता है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई चीज, चलो वही एग्जांपल उठाते हैं, एक फ्राइड स्नैक्स हैं और एक हमारे रोस्टेड स्नैक्स हैं। तो लोग जो है फ्राइड स्नैक्स को नहीं खा रहे, अब रोस्टेड को खा रहे हैं। तो इसके लिए ये थ्रेट की बात है कि भाई अब इसकी सेल जो है वो कम हो जाएगी, और इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी की बात है जो बनाता है क्या, रोस्टेड स्नैक। ठीक है, तो ये होती है रिलेटिविटी, एक के लिए नेगेटिव बात, एक के लिए पॉजिटिव बात। सही। इंटर रिलेटेडनेस, हर चीज आपस में कनेक्टेड है, कहीं पे कोई चीज बैन होती है तो कहीं पे कोई चीज खुल जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट में बंद हो गई शराब, वहां पे अब ना बनेगी ना बिकेगी, बट एक दूसरी स्टेट से उस शराब को बनाने का मटेरियल आता था। अब एक स्टेट में बंद हुई तो नुकसान क्या हुआ, दूसरी स्टेट को भी हुआ, क्योंकि अब उसने रॉ मटेरियल देना वहां पर बंद कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया यहाँ पर बिहार में शराब बंद हो गई, उसका बिकना भी और बनना भी, और वहां पर J&K से सेब आता था बनने के लिए। तो अब जब यहाँ पर बन हुई है तो ये इसकी भी, तो ये क्यों देगा उसको सप्लाई, और वो उससे लेगा क्यों, कि भाई जब मेरे यहाँ बनी नहीं रही तो मैं तुमसे क्यों लूं। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर है। तो फीचर क्या नहीं है, रिजिड। बिजनेस एनवायरनमेंट रिजिड नहीं है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, रिजिड। चले
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। आप भी बोर हो गए होंगे बार बार एक ही चीज को पढ़ के। सोशल एनवायरनमेंट में हमने क्या बताया था आपको, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपके बिलीव्स, कस्टम्स, रिलीजन, ये सब कहाँ जाता है, ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट में जाता है, ये सब हमारा सोशल एनवायरनमेंट में जाता है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, सोशल एनवायरनमेंट। आंसर हमारा सिंपल सोशल एनवायरनमेंट हो गया भाई, ठीक है जी। लीगल की कोई बात नहीं, इकोनॉमिक की कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स की भी कोई बात नहीं। अब हम यहां तक आते आते इतना सीख गए हैं कि सिर्फ हम 2 वर्ड देखते हैं और आंसर बता देते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ। फिर वही वाली बात, जीएसटी के अंदर हमने आपको क्या बताया था, जीएसटी क्या है, जीएसटी रिलेटेड है टैक्स से, टैक्स वगैरह, फाइनेंस वगैरह ये सब कहाँ जाता है, मनी के अंदर। तो हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए भाई पॉलिटिक्स की बात यहाँ पर हमने नहीं की कहीं पर भी। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट कहीं पे भी हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की है इसके अंदर। सोशल एनवायरनमेंट, क्या कहीं पर भी सोसाइटी की बात हुई है, कस्टम, बिलीफ, रिलीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो हमारा टैक्स है, जो हमारा फाइनेंस है, नेशनल इनकम है, ये सब कहाँ जाएगी हमारी, ये सब जाती है हमारी नेशनल इनकम वगैरह सब कहाँ जाएगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। तो आंसर सिंपल हो जाएगा, आंसर नंबर बी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल लिकर बॉटल्स टू कैरी अ स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये कह रहा है भाई जो हमारी अल्कोहल बॉटल है उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होगी कि अल्कोहल जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, ये कह रहा है ये। तो ये जो है क्या है, कौन सा एनवायरनमेंट है। अब भाई देखो ये एक रूल है, एक रेगुलेशन है, ठीक है, ये एक रूल आया है कि आपको उस बोतल पे लेना होगा, वरना कौन अपने प्रोडक्ट को बेवजह बदनाम करेगा। मैं अपने प्रोडक्ट को क्यों कहूंगा ये खराब है, आप तो पिए, आप खूब पीजिए उसको, बट ये एक रूल है ऐसा, ये एक ऐसा लॉ है, ये एक ऐसा ऑर्डर है कि जिसकी वजह से हमें अपने प्रोडक्ट पे अपने ही प्रोडक्ट की खराब बात लिखनी होती है। तो दिस इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग जो दे रखी होती है, अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज रिलेटेड टू, कौन से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आप देखो हमने 2-4 कीवर्ड आपके सामने लिख दिए, रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा जाएगा लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। कहाँ जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा डी। अब देखो यहाँ पे कोई भी सोसाइटी, बिलीफ की बात नहीं करी, ये इन तीनों को छोड़ दो, अब सीधा आ जाते हैं लीगल एनवायरनमेंट के ऊपर। अब बहुत हमने बार बार डिस्कस कर लिया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स हैव एडवर्सली अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ वॉचेस एंड कैमरास। बिल्कुल सही बात। देखो भाई जब से आपके पास एक ये मोबाइल आया है, मोबाइल आया है, इसके अंदर आपकी दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं जिनको आप बार बार लेकर के चलते थे। सबसे पहले तो वॉच, आपकी दिक्कत खत्म हो गई। दूसरा, आपके कैमरास भी आपने लेने बंद कर दिए अच्छे अच्छे। पहले हर आदमी के पास एक कैमरा हुआ करता था, आज अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो डीएसएलआर वगैरह रख लेते हैं, बट अब आपको एक साथ बहुत सारी चीजें कैरी नहीं करनी पड़नी, क्योंकि इसने इन सब की यूटिलिटी खत्म कर दी। तो इसने एडवर्स इफेक्ट किया वॉच की और कैमरा की मार्केट पे, अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ वॉचेस एंड कैमरास। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड इन द गिवन केस। अब देखो इसकी वजह से ये दोनों खत्म हो गए। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले इतना बड़ा कैमरा रखना पड़ता था, है ना, और एक वॉच भी रखनी पड़ती थी अपने हाथ में। अब इसने क्या किया, एक छोटा सा मोबाइल बनाया और दोनों चीजों की यूटिलिटी खत्म कर दी। दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। किस वजह से हुआ ये हुआ हमारा इनोवेशन से। और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब कहाँ जाता है, ये सब हमारा जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये कहाँ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हमारा हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल, सोशल नहीं, लीगल नहीं, आंसर सी। चलेंगे
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रेंडली पॉलिटिकल रिलेशंस विद यूएसए। ये कह रहा है कि भाई ये है हमारा प्यारा प्यारा इंडिया, इंडिया के रिलेशन जो है यूएसए के साथ बड़े ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इन दोनों में आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारे लिए अच्छा है। ये कौन से का पार्ट है, हमने आपको एक बात बताई थी, ये किस चीज का पार्ट है, रिलेशन विद अदर कंट्रीज इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात नहीं की गई, कोई पैसे से रिलेटेड बात नहीं की गई, सिर्फ फ्रेंडली पॉलिटिकल रिलेशंस की बात की, पॉलिटिकल रिलेशन। लीगल एनवायरनमेंट की कहीं से कहीं तक बात नहीं आई, सोशल एनवायरनमेंट की बात नहीं आई। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि इंडिया और यूएसए के पॉलिटिकल रिलेशंस की बात की गई। आंसर से भी समझ आ रहा है पॉलिटिकल रिलेशन बोल रहा है। अगर यहाँ पे कहता कि भाई इंडिया और यूएसए में बहुत तगड़ा बिजनेस कनेक्शन है, बहुत ज्यादा आपस में मनी का लेन देन हो रहा है, वो हमें लोन दे रहा है, हम उसे लोन दे रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जाता। बट यहाँ पर कोई पैसे की बात नहीं की गई है, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रेंडली रिलेशन की बात की गई है। तो ये जाएगा हमारा ये जाएगा हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो जी यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे हुए। आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए, आपने एक के बजाय 4-4 ऑप्शंस को देखा कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब शुरू में आपने एक पूरा एनवायरनमेंट का चार्ट देख लिया, डायमेंशंस देख ली, कि आपने कीवर्ड्स उसके अंदर से देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो गई हैं। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्या हम करेंगे असर्शन रीजन एमसीक्यूज, ये तो नॉर्मल वाले हुए, फिर करेंगे असर्शन रीजन, फिर उसके बाद केस स्टडीज, ठीक है। तो जब तक के लिए देखते रहिए कैल्विन को, और हम लेते हैं विदा आपसे, धन्यवाद।